हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके सेकेंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि जो आपका चालक होता है यानी कंडक्टर होता है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। आई होप आपको वो प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसके साथ साथ डाइलेक्ट्रिक की कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने ये देखा था कि जो आपका चालक होता है यानी कंडक्टर होता है, उसके जो अंदर का हिस्सा होता है वहां पे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होती है। ये हमने पहली प्रॉपर्टी समझी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो ये देखी थी कि जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा जो आपका कंडक्टर होता है, जो आपका चालक होता है, जो चार्ज कंडक्टर है, आवेशित चालक है, उसके हमेशा लंबवत होती है यानी नॉर्मल होती है, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। और ये नॉर्मल क्यों होती है इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था। हमने ये देखा था कि अगर हम ये माने कि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, एक एंगल पे जो है पड़ रही है यानी नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल थीटा पे पड़ रही है, तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। तो आप ये देखते हैं कि जो नॉर्मल है वो आपको जो है उसकी वैल्यू आपको मिलती है। लेकिन अगर आप ई कॉस थीटा को लेते हैं जो कि आपके सरफेस के अलोंग है, जो आपकी सतह पर है, तो हम ये समझते हैं फिर कि अगर सतह पर इसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर कोई कंपोनेंट है तो इसके कारण जो आपके चार्जेस होंगे वो मूव करेंगे। जो आपके चार्ज होंगे, आवेश करें जो है वो आपके सरफेस पे क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। लेकिन ऐसा हमें दिखता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो ई का कॉस कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है। यानी सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि आपका नॉर्मल है, जो कि ई साइन थीटा है, तो वही कंपोनेंट जो है वो होता है। यानी इससे हमें ये पता चला था कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो हमेशा सतह के लंबवत होती है यानी सरफेस के नॉर्मल होती। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि अगर कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है, उस पे जो चार्जेस होते हैं, तो जो एक्सेस चार्ज होता है यानी जो अतिरिक्त आवेश होता है वो जो आपका कंडक्टर है, जो आपका चालक है, उसके बाहर, जो उसका बाहर है वहां पे जो है वहां पे होता है। किसी भी प्रकार का जो एक्सेस चार्ज है कंडक्टर के अंदर मौजूद नहीं होता। ये हमने समझा था। अब हम चलते हैं अपने अगले जो प्रॉपर्टी है, अगले गुण की तरफ। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर and has the same value as inside on its surface। यानी चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान भीतर के बराबर होता है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, आपके पास क्या है, कंडक्टर है, ये चार्ज है, आवेशित है, तो अगर आप इसका जो वॉल्यूम है यानी जो ये कंडक्टर है इसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, तो ये जो पॉइंट इस कंडक्टर के अंदर है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो स्थिर वैद्युत विभव होगा वो सेम होगा पूरे वॉल्यूम में। चाहे आप ए ले, बी ले, सी पॉइंट ले, डी पॉइंट ले, हर एक पॉइंट पर जो आपका स्थिर वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो सेम रहेगा पूरे वॉल्यूम, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसकी वैल्यू है वो सरफेस पे भी वही रहेगी जो अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी से हमें समझ में आता है। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। This follows from result 1 and 2 above since E equals to 0। अब जैसे कि हमने पहली और दूसरी प्रॉपर्टी समझी, ठीक है, हमने पहली और दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी। क्या देखा था इसमें, हमने ये देखा था कि जो आपका E की वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर वो क्या होती है, 0 होती है।
पहली प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला था। और दूसरी प्रॉपर्टी से क्या पता चला था कि जो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर है, चार्ज या आवेशित चालक है, तो जो फील्ड लाइन होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल होती है उसके सरफेस की। ये हमने समझा था, ये दो प्रॉपर्टीज हमने समझी थी, ठीक है। तो इन दो प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता चला था, सिंस E इक्वल्स टू 0, E क्या है, 0 है कंडक्टर के अंदर, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। सिंस E इक्वल्स टू 0 इनसाइड द कंडक्टर हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस। तो और जैसे कि हमने क्या देखा था सेकंड प्रॉपर्टी से कि जो आपकी फील्ड लाइन है वो नॉर्मल होती है, ठीक है, किसी भी तरीके की इस तरीके से टेंजेंशियल फील्ड लाइन आपके पास नहीं होती है, ये हमने जाना था, इसे प्रूफ किया था। नो वर्क इज डन, तो इस कारण क्या होता है, किसी भी तरीके का वर्क या किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि आप ये जानते हैं, या हम पहले जो ये चैप्टर हमने शुरू किया था तब से हम ये पढ़ रहे थे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज, कोई यूनिट चार्ज है, उसे आप लेके जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, आपने उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य किया है, जितना वर्क किया है, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। अब अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए और बी है, ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दो बिंदु है ए और बी। अगर हम एक यूनिट चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं, एक यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हैं और उस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम इसके अंदर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, और आप ये जानते हैं यहाँ पे ई क्या है, 0 है, तो इस कारण यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तब भी समझा था। जब भी ऐसी जगह पे, ऐसी स्पेस में जहाँ पे किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पे अगर आप टेस्ट चार्ज को लेके जानते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, तो जो आपका कार्य होता है वो शून्य होता, वर्क कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि अगर आप क्या करते हैं कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ई 0 है और यहाँ पे किसी भी तरीके का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी नहीं है आपके ई का, तो फिर क्या होगा, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज विद इन द कंडक्टर। तो किसी भी तरीके का कार्य नहीं होगा कंडक्टर के अंदर। जब भी आप एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जाते हैं कंडक्टर के अंदर, या फिर इससे यहाँ से इसकी सतह पर लेके जाते हैं, तो किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया जाए। दैट इज there is no potential difference between any two point inside or on the surface of the conductor। अब इस कारण क्या होता है, चाहे आप इसके अंदर के बिंदु ले या इसके जो सतह है ये बिंदु ले, तो अगर इसमें आप चार्ज को मूव कराएंगे, आवेश को मूव कराएंगे, तो किसी भी तरीके का कार्य नहीं होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। Hence the result, if the conductor is charged, electric field normal to the surface exists। अब जब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कंडक्टर क्या है, अगर चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल हो। दिस मीन्स पोटेंशियल विल बी डिफरेंट फॉर द सरफेस एंड अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि फील्ड है, ठीक है, चार्ज है, तो क्या होगा, जो आपकी ये सरफेस है, ये जो सतह है, यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा या विभव अंतर होगा, और जो इसके बाहर, इसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है ई, यहाँ पे इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, यानी जो इनका पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। In a system of conductors, the arbitrary size, shape and charge configuration, each conductor is characterized by a constant value of potential, but this constant may differ from one conductor to another। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है चार्ज का, ठीक है, तो वहां पे जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है,
और ये जो है ये ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है बदल सकता है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है बेसिकली कि ए से बी बिंदु पे क्या हो रहा है, हम जब चार्ज को ले जा रहे हैं तो वर्क जीरो है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पर और जो पोटेंशियल है बी पॉइंट पर दोनों क्या है, बराबर है। इसी तरीके से अगर सतह की बात करें, यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, सेम है। यानी जो आपका यू ए वो यू बी के बराबर है, वो यू सी के बराबर है और वो यू डी के बराबर है, जिसे आप यू मान सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, उसमें उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो उसके अंदर उसकी सतह में बराबर होता है। कैसे पता चला? क्योंकि हम जब इसमें कार्य करेंगे तो वर्क जीरो आएगा। वर्क जीरो यानी कि वर्क जीरो का मतलब क्या होता है कि दोनों पॉइंट्स है यू ए और जो यू बी है, इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो जीरो है। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, यू ए और यू बी क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि यू ए और यू बी क्या है, बराबर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यह उपरोक्त परिणाम 1 तथा 2 का अनुवर्ती है। चूंकि किसी चालक के भीतर E बराबर 0 तथा इसका पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होता, अतः इसके भीतर अथवा पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति करने में कोई कार्य नहीं होगा। अर्थात चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता। यही वांछित परिणाम है। यदि चालक आवेशित है तो चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र होता है। इसका यह अभिप्राय है कि चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु का विभव चालक से तुरंत बाहर के बिंदु के विभव से भिन्न हो। किसी यादृच्छिक आकार, आकृति तथा आवेश विन्यास के चालकों के निकाय में प्रत्येक चालक का अपना एक नियत मान का अभिलक्षणिक विभव होगा, परंतु यहाँ नियत मान एक चालक से दूसरे चालक का भिन्न हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज कंडक्टर आवेशित चालक की सतह पर या पृष्ठ पर, वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। अब इसको समझने के लिए हम जो है कॉन्सेप्ट जो है गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। अब इसकी जो सतह है यहाँ पे इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है ये क्या है, ए बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी जो सतह है वहां पे हम ये निकाल रहे हैं कि जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, वो कितना होता है। अब इस बिंदु पे निकाल रहे हैं हम, तो हम इसके लिए गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो ये आपकी गॉसियन सरफेस होगी, इसे हम सिलेंड्रिकल मान रहे हैं, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल मान रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उसका आधा भाग जो है वो कंडक्टर के अंदर जा रहा है और आधा भाग कंडक्टर के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर के अंदर की बात करें तो हमने क्या पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर जो E है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। E का मान कितना होता है, 0 होता है। कहाँ पे, इस हिस्से में। तो इस हिस्से में अगर E का मान 0 है, ठीक है, E का मान 0 है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो नहीं होगी, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी हिस्से का लेंगे और इसका जो सरफेस एरिया है उसे हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A मान, ठीक है। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पे जो ये आपका चार्ज है इसको लिया, ठीक है, जो ऊपर वाला गॉसियन सरफेस है जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है चार्ज का, उसको हमने क्यू लिया, ठीक है। अब क्यू आप जानते हैं चार्ज डेंसिटी होती है, ये सिग्मा ए होगा, अगर ए आपका क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया है। और फाई की वैल्यू आप जानते हैं, फाई इक्वल्स टू ई ए ले लेते हैं, ठीक है, या आप ई ए ले सकते हैं, ईडीएस भी ले सकते हैं। तो हमने ये ले,
अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका हो जाएगा ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। तो ए से कैंसिल, यानी ई इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन। ठीक है, और आप यहाँ पे जो यहाँ पे एन कैप है वो क्या दर्शा रहा है, जो एन कैप है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को शो कर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी सरफेस पे, कोई भी आपके पास चार्ज कंडक्टर है, आवेशित जो है चालक है वहां पे, ठीक है, वहां पे ई का मान कितना होता है, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, where sigma is surface charge density and n cap is unit vector normal to the surface in the outward direction. To derive the result, choose a pillbox, a short cylinder as a Gaussian surface about a point P. तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे कि एक पॉइंट P है, बिंदु P है, उस पे हमने एक गॉसियन सरफेस माना। ठीक है, गॉसियन सरफेस माना। ठीक है, The pillbox is partially inside and partially outside the surface of the conductor. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये बॉक्स है, ये जो सिलेंडर है, वो आधा कहाँ है, अंदर है, आधा बाहर। It has a small area of cross section del S and negligible n. और इसकी जो एरिया है उसे यहाँ पे ds लिया गया है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, a लिया है, और इसकी लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल ली है, ना के बराबर। ठीक है, फिर क्या किया गया है, गॉस थ्योरम का यूज किया गया है, उसका उपयोग करके ई डेल एस इक्वल्स टू सिग्मा डेल एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया। ठीक है, अब ये जो है आपका क्यू की वैल्यू है, डेल एस से डेल एस कैंसिल हुआ, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, यानी स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिकली ये कहा गया है कि ये एक फिनोमेना होती है। क्या होता है, ये एक परिघटना है, एक फिनोमेना है, जिसमें कोई अगर मेटल की कंडक्टर है और वो कैसा है, शेल की फॉर्म में, किसी खोल की फॉर्म में है, तो उसके अंदर ई का मान 0 होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर उस पे वो चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर जो ई का मान होगा वो 0 होगा। Whatever be the charge and field configuration outside, any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence. This field inside the cavity is always 0. This is known as electrostatic shielding. तो इसमें ये कहा गया है कि चाहे कैसा भी चार्ज हो, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर जो कंडक्टर है वो अंदर से कैसा है, खोखला है, उसके अंदर क्या है, कैविटी है, वो खोखला है, तो वो अगर उस पर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है, विद्युत प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, उसके अंदर जो कैविटी होती है वहां पे ई का मान 0 हो जाता है। ठीक है, या फिर जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसका प्रभाव अंदर नहीं पड़ता। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। द इफेक्ट कैन बी मेड यूज इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। और इसका उपयोग जो है बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बचाने में भी किया जाता है। बाहर चाहे कितना भी आवेश तथा कैसा भी विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों ना हो, उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्रों के प्रभाव में से सदैव परिरक्षित रहता है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, इसे स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये इसका जो फिगर है इससे आप समझ सकते हैं कि बाहर किसी भी प्रकार का चार्ज हो, अंदर जो कैविटी होती है, अंदर जो खाली हिस्सा है वहां पे ई का मान 0 होता है, जिस कारण सिग्मा क्या होता है आपका 0 होता है। अब इसी चीज का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि दो व्यक्ति हैं, वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा बाहर बिजली कड़क रही है। एक व्यक्ति जो है वो कार में जा रहा है, कार के अंदर बैठ के जा रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल में जा रहा है।
ठीक है, एक व्यक्ति कार में जा रहा है, दूसरा मोटरसाइकिल में जा रहा है, तो इनमें से कौन सेफ रहेगा? तो बेसिक सी बात है, कार वाला सेफ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप ये जानते हैं कार क्या है, मेटल की बॉडी का बना होता है। कार जो है मेटल की बॉडी का बना होता है। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, वो इसके अंदर बैठा है, अंदर से कैसा है, ये खोखला है, तो क्या होगा अगर बिजली पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके अंदर व्यक्ति है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, इसमें क्या होता है, चाहे बाहर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन हो, विद्युत क्षेत्र हो, अंदर जो है ई का मान 0 होता है, जिस कारण कार में जा रहा व्यक्ति जो है उसे जो है उस पर बिजली, जो अगर उसकी कार के ऊपर बिजली पड़ती है तो उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। वहीं जो व्यक्ति मोटरसाइकिल में जा रहा है, ठीक है, उस पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल में जा रहा है और एक व्यक्ति कार में जा रहा है, तो और बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है, तो किस पर इसका असर नहीं पड़ेगा? तो आप इसमें जो है कार जो है कार वाले व्यक्ति पर, जो कार के अंदर है, उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन की। तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी परावैद्युत, ठीक है। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी अचालक होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन क्या कर सकता है, ये चार्ज कैरियर के तौर पे जो है कार्य करता है। क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है जैसे कि मैंने अभी बताया, और इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है अपने से फ्लो कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर्स, दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। अगर हम बात करें परावैद्युत की, तो परावैद्युत क्या है, एक अचालक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, एक अचालक पदार्थ है। चालकों की तुलना में इसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता, जैसे कि आपके कंडक्टर्स होते हैं उसी की तरह इसमें किसी भी प्रकार का जो है आवेश वाहक नहीं होता। जैसे आपके कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आपके चार्ज कैरियर होते हैं, ये जो है आवेश वाहक होते हैं। लेकिन जो आपका डाइलेक्ट्रिक होता है इसमें किसी भी प्रकार का आवेश वाहक नहीं होता। इन अ डाइलेक्ट्रिक द फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें क्या होता है, फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता चार्जेस, यानी चार्जेस अपने आप मूव नहीं कर पाते। किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती। अब अगर इसमें हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है फ्लो कराना है, तो उसके लिए हमें इसमें बाहर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, तो इसमें बाहर से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डालनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है और इससे जो है करंट फ्लो कर पाता है, ठीक है, या ये कंडक्ट कर पाता है। It turns out that the electric field induces dipole moment by stretching or reorienting molecules of dielectric. तो आपका जो चालक होता है, ठीक है, इसमें जो है आपके जो कैरियर्स होते हैं, जो आपके चालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं, उसमें जो चार्ज कैरियर है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं जो परावैद्युत होते हैं इसमें किसी भी प्रकार के चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। इसमें जब आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाके ये करंट को फ्लो करता है। The collective effect of all the molecular dipole moment is net charges on the surface of the dielectric which produce a field that opposite to the external. अब अगर हम बात करें डायपोल्स की, ठीक है, तो जो आपके ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है, जो आपके डाइलेक्ट्रिक होते हैं, आप जानते हैं इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और जैसे कि हमने बात करी अभी, क्या बात करी, ये डाइलेक्ट्रिक है, उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, और हमने ये बात करी कि इसमें किसी भी तरीके का जो है चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है, यानी इसमें डायपोल मोमेंट क्या होता है, आपका 0 होता है। अब हमने क्या किया, इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर, ठीक है, फील्ड अप्लाई की ई, तो फील्ड अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, फील्ड अप्लाई की
तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है किस तरफ हो रहा है, इधर पे। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस तरीके से, जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इस तरीके से उनका, इस तरीके से उसका ओरिएंटेशन हो जाए। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर पे आ जाएगा कोने में, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, और बीच में जो आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो आपका नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से फ्लो कर। अब नेगेटिव चार्ज किधर है, इधर आ गया। तो इस कारण, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सारे के सारे इधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जो है आपकी चलेगी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके जो इसके इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये कंडक्टिंग हो जाती, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है और ये कंडक्टिंग हो जाती है। फिर भी ये पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है, जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। Unlike in conductor, however, the opposing field is induced does not exactly cancel the external field. परंतु जैसे कि चालक में होता है, ठीक है, चालक से इसमें अलग होता है। जैसे कि चालक में क्या होता है, चालक जो है ऑपोजिंग फील्ड को कैंसिल कर देता है, लेकिन ये ऑपोजिंग फील्ड को कैंसिल नहीं करता। इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप से निरीक्षित नहीं करता, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है। It only reduces its the extent of the effect depends upon the nature of dielectric. अब अगर हम इसके जो आपका इलेक्ट्रिक या इसकी जो कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो बच्चों आज हमने कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज है वो समझी, वो कंप्लीट करी। आई होप आपको कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। इसके साथ साथ हमने डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है, जो हमने आज डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपको जितने भी आज टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इन टॉपिक से आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, सिचुएशन बेस्ड और केस स्टडीज भी बनती हैं। आपको इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। जो आपको लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें जो डेरिवेशन कराए गए हैं उन्हें आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ जो इस बुक में या जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपको जो है पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।